भाई हरियाणा खबर 18 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। 4 दिन पोलिंग होने में बचे हैं और करनाल लोकसभा के अंदर हर कोई नेता अपनी भागदौड़ कर रहा है। चुनाव को बदलने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल आप मेरे साथ विश्लेषण देख रहे हो करनाल लोकसभा सीट का। वही पुराने साथी हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहते हैं। सुधीर जाखड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं, संजय शर्मा जी मौजूद हैं। विश्लेषण करेंगे आज का चुनाव कहां खड़ा है, क्या माहौल पलट सकता है, कौन सा नेता कौन सा प्रत्याशी थोड़ी थोड़ी जीत की राह पे चल रहा है। संजय जी आपका स्वागत है हरियाणा खबर 18 पे। नमस्कार। नमस्कार सुधीर स्वागत आपका जी। आपके तमाम दर्शकों को मेरी नमस्ते। सबसे पहले हम संजय जी के पास जाएंगे। जब पिछले विश्लेषण में हमने बात करी थी तो संजय जी बता रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर जी सेफ जोन में हैं, लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी। राजनाथ सिंह आए हुए हैं, अमित शाह जी आए हुए थे और बड़े बड़े नेता बीजेपी के उनके सपोर्ट में आए हुए थे। कहीं आपका जो विश्लेषण था थोड़ा थोड़ा मेरे को अलग जगह लग रहा था जाएगा। राजनाथ सिंह जी का आना, अमित शाह जी का आना, तो देखो पार्टी का प्रोटोकॉल है। जो बड़े नेता हैं वो प्रचार के लिए आएंगे। पार्टी की तमाम पार्टियों में अपने बड़े नेता होते हैं, वो आएंगे। पर जो 10 दिन पहले तक मनोहर लाल खट्टर सेफ जोन में थे, देखिए बढ़त वो अभी भी बनाए हुए हैं, इसमें नो डाउट। कहीं ना कहीं उनके माथे पे लकीरें दिख रही हैं। सबसे पहले उन्होंने ये कहा था मैं तो सिर्फ पर्चा भर के जाऊंगा, आप हमको जिताओगे, मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मराठा जी के चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा, दिव्यांशु के प्रचार ने जोर पकड़ा, उनकी माथे की लकीरें साफ दिखने लगी थी। बढ़त वो बनाए हुए हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो सेफ जोन में है। नहीं, सेफ जोन में कहा था। सुधीर भाई ने कहा था कि वो येलो जोन में है। पत्रकार महोदय सुन तो लो, भावुक ना हो। सेफ जोन में वो 10 दिन पहले थे। आज मैं कह रहा हूं कि वो बढ़त तो बनाए हुए हैं, नो डाउट। अभी 4 दिन बाकी हैं। लेकिन मराठा वीरेंद्र वर्मा ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया, रोचक बना दिया, और रोचक बना दिया मुद्दों पे। इसमें कोई दुराय नहीं कि 10 दिन पहले जैसे बुद्धि राजा का चुनाव कमजोर था, कयास ये थे कि 10 दिन में चुनाव वो उठाएंगे, उठा नहीं पाए। पहले की तरह उनका रथ, उनका सारथी कौन है हमें आज भी नहीं पता, उनके सलाहकार कौन है हमें आज भी नहीं पता। ठीक है ना। बड़ी बात ये हो गई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र के अलावा, राजस्थान के नेता पायलट के अलावा कोई बड़ा नेता करनाल लोकसभा में प्रचार के लिए नहीं आया। कल प्रियंका गांधी आ रही हैं, मैं कह रहा हूं अभी तक नहीं आया। लेकिन इस बीच में जब कल शरद पवार करनाल रैली में आए, अभय चौटाला आए, और अभय चौटाला जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ बरसे, उसके बाद शरद पवार ने जिस तरह से बताया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि गठबंधन के तहत ये सीट मराठा वीरेंद्र वर्मा की थी, उनकी खुद की इच्छा थी। उन्होंने व्यक्ति विशेष के खिलाफ के लिए बिना नाम लिए इशारा किया कि कुछ लोगों की इच्छा नहीं थी, लेकिन गठबंधन का सच्चा प्रत्याशी मराठा वीरेंद्र वर्मा है। और ये जब मीडिया ने प्रमुखता से जनता के बीच में रखा, उसके बाद अब चुनाव में जो मोड़ अगले 1-2 दिन में आएगा वो बड़ी देखने वाली बात होगी। बहरहाल मराठा मुद्दों के साथ रिफाइनरी का मुद्दा उठाया, लोकल और भारी का मुद्दा उठाया, और फिर हॉट इश्यू इस लोकसभा में टोल है। लाखों लोग टोल से प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, और उनकी इच्छा है कि ये टोल यहाँ से हटें। यदि करनाल के व्यक्ति को पानीपत जाना है तो 2 टोल पड़ते हैं, पानीपत के व्यक्ति को करनाल जाना है तो 2 टोल पड़ते हैं, करनाल से असम जाना है तो टोल, पानीपत से इसराना की तरफ जाना है तो टोल। मतलब ये टोल का मुद्दा मराठा जी ने इलेक्शन के पीक टाइम पर जो उठाया है, कहीं ना कहीं जनता का रुझान मैं समझता हूं कि मराठा वर्मा की तरफ ज़्यादा बड़ा है, और मराठा वीरेंद्र वर्मा सफल हुए हैं जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में। ये अभी तक का लब्बो-लबाब है। बिल्कुल बिल्कुल। संजय शर्मा जी की बातें आपने सुनी, कहीं ना कहीं वो मराठा जी को अब एज पे मान रहे हैं करनाल लोकसभा के अंदर। चलते हैं हम सुधीर जाखड़ जी के पास। सुधीर जी, जिस तरीके से कल मराठा वीरेंद्र वर्मा जी की बड़ी रैली हुई, शरद पवार जी आए, अभय सिंह चौटाला आए, अभय सिंह चौटाला ने जैसे बीजेपी पर बहुत तीखों शब्दबाण किए, आपको क्या लगता है आज करनाल लोकसभा का चुनाव कहाँ खड़ा है? देखिए, करनाल लोकसभा का चुनाव कल जिस तरीके से जो इंडिया गठबंधन जो बना, हालांकि जो विपक्ष की जो और पार्टियां थी कांग्रेस को छोड़कर, वो गैर कांग्रेस विपक्ष मोर्चा बनाना चाहती थी, मतलब गठबंधन बनाना चाहती थी कांग्रेस को छोड़ के। शरद पवार जी की भूमिका इसमें रही कि वो इस पूरे इंडिया अलायंस के सूत्रधार रहे। एक तरीके से वो संयोजक भी इस इंडिया गठबंधन के हैं और राजनीति के वो चाणक्य रहे हैं। ऐसे में हरियाणा में आकर स्टेज पर
इवन देन मंच से यह ऐलान करना कि मराठा वीरेंद्र वर्मा ही इंडिया गठबंधन के असली और सच्चे उम्मीदवार हैं, इस बात से, और उनके साथ समर्थन मराठा वीरेंद्र वर्मा को अभय सिंह चौटाला का है, सर्वहित पार्टी का है। हालांकि हरियाणा में इंडिया गठबंधन जिस तरीके से प्रचारित किया गया था, हरियाणा में इंडिया गठबंधन की तस्वीर है नहीं, क्योंकि यहां कांग्रेस ने एक सीट छोड़कर बाकी सभी पे कांग्रेस लड़ रही है। इंडिया गठबंधन यहां होता अगर अभय सिंह चौटाला उसमें होते, और जितनी भी जो भी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, जो भी है, उनका समावेश इसके अंदर होता है। बिना खाली कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को एक सीट देकर हरियाणा में इंडिया गठबंधन है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आप सब समझते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला ने भी ये कहा कि अपने और पराये में फर्क समझो, अपने और पराये में फर्क समझने में बहुत मतलब समझदार लोग उसके बहुत मायने निकाल लेते। अपने का मतलब जो अपने बीच का है, अपने का मतलब जो आपके दुख दर्द तकलीफ या जो आपके बीच में पला बड़ा पढ़ा लिखा है, ठीक है। बाहरी का मतलब बाहरी भी है, भाई दूसरे जिलों से आके यहाँ एमपी बन के आते हैं, चुनाव लड़ने आते हैं, फिर चले जाते हैं। उसके साथ ही बाहरी के साथ दोनों बाहरियों का एक ही जाति से ताल्लुक रखना, यह बहुत बड़ी बात है। आप खाली हम कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार बाहरी हैं, लेकिन बाहरी होने के साथ ही दोनों ही एक जाति के हैं, और कहीं ना कहीं उनका उस तरीके से अब जो प्रचार जो अभियान जो जोर पकड़ेगा, मराठा वीरेंद्र वर्मा का मुद्दा कहीं ना कहीं उनके लिए एक संजीवनी बूटी बनने का काम कर रहा है। डिसाइडिंग अत्री जी, लोकल और बाहरी के साथ साथ ना जो अभी तक का इफेक्ट सामने आया है, मराठा वीरेंद्र वर्मा का बेस है, उनकी अपनी बिरादरी का एक बड़ा बहुमत है, बड़ी वोट है। बात करें बाहरी के साथ साथ पंजाबी बिरादरी, मनोहर लाल खट्टर, दिव्यांशु बुद्धि राजा। अब क्योंकि मनोहर लाल खट्टर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं बिरादरी का रुझान मनोहर लाल खट्टर की तरफ जाता है। विरोधी बीजेपी का जो विरोध कर रहे हैं, यदि उनको बेस मान लिया जाए तो मैं समझता हूं एक पॉलिटिशियन के लिए ये सबसे बड़ी विकट परिस्थितियां होती हैं कि वो उस चीज़ को बेस माने या ना माने। यदि वो मानने की मूर्खता कर लेता है तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं रणनीति में चूक है। समय भी थोड़ा मिला, कांग्रेस ने जब टिकट वितरण किया उस समय तक लगभग इलाके को कवर कर चुके थे मनोहर लाल खट्टर। 25 दिन बाकी थे, 25 दिन बाकी थे। अब वो शुरू की उलझने, कानूनी दावपेच, रूठों को मनाना, हालांकि उसमें जो मेरे पास इनपुट हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी को सफलता पूर्णतः नहीं मिली। कांग्रेस के भीतर जो रूठे हुए बड़े नेता बैठे हैं उनको आज तक भी कहीं ना कहीं मनाने में बुद्धि राजा असफल दिखाई दिए। अब खेल होगा जो मैं देख रहा हूं, विधानसभा वाइज मैं बता सकता हूं, मेरे पास आंकड़े हैं, ऑन रिकॉर्ड है। पिछले कई वर्षों से करनाल और पानीपत की यदि विधानसभाओं की बात करें, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े हैं वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते। पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस को जो बड़ा नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई कांग्रेस नहीं कर सकी। मुझे लगता है कांग्रेस का जो प्रत्याशी अभी तक पिछड़ा है, ये भी एक बड़ा कारण है। घरोंडा का भी ले लो, घरोंडा में कांग्रेस का बेस मजबूत नहीं है, ना पिछले 30 वर्षों में बेस मजबूत दिखाई दिया, ना आज दिखाई दे रहा है। 30 वर्षों से यहाँ पे कोई जीत ही नहीं पाया कांग्रेस से। वही कह रहा हूँ ना, जीत हार तो बड़ी बात है, सम्मानजनक हार भी हो, एक वोट बैंक हो, बाद में देखा जाता है ना इस पार्टी को इतना प्रतिशत, वहां भी कांग्रेस डगमगाई हुई है। यही हाल इंद्री, यही हाल प्रॉपर करनाल विधानसभा, यही हाल नीलोखेड़ी विधानसभा। असंध में भी देखें तो भले ही हार जीत के अंतर कम रहे, पर वोट परसेंटेज की यदि बात करें तो सम्मानजनक थोड़ी सी वोट 30 साल के बाद 2019 में कांग्रेस को जरूर मिली है। लेकिन बीजेपी को घरोंडा में जो अगर किसी ने हिलाया है वो मराठा वीरेंद्र वर्मा ने हिलाया है, क्योंकि उसका बेस यहाँ भी मजबूत है, रोड समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है। और पिछले 3 दिन में आपने देखा होगा कि जिस तरह से रोड महासभा ने सरेआम खुलेआम ना केवल ऐलान किया बल्कि ये कहा कि अब रोड समाज 36 बिरादरी में जाएगा और एक एक व्यक्ति को ये फर्क बताएगा कि लोकल और बाहरी में दरअसल अंतर क्या है, लोकल हमारे लिए क्या कर सकता है और बाहरी हमारे लिए क्या नहीं कर सकता। ये पिछले दिनों में उदाहरण इस लोकसभा ने देखे भी हैं। सुधीर जी, पिछले सेशन में आप मनोहर लाल खट्टर को येलो जोन में बता रहे थे, तो उन 3-4 दिनों में क्या फर्क पड़ा उनके चुनाव में? देखो, मनोहर लाल खट्टर जहां थे येलो जोन में कह सकते हैं उसको, ऑरेंज अलर्ट पे कह सकते हैं, वो वहां यथास्थिति उनकी बरकरार है। लेकिन जो बीजेपी को हराने वाले वोटर्स हैं, जो बीजेपी को हराने में एक कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकते हैं अगर बीजेपी हारती है,
वो वोटर अब विकल्प के तौर पर कांग्रेस के उम्मीदवार, क्योंकि जिसको बीजेपी जितानी है वो तो बीजेपी को वोट देगा, उनके लिए तो एक सीधा सा निशाना है। जिसको बीजेपी हरानी है उनके सामने दो विकल्प हैं, मराठा वीरेंद्र वर्मा और बुद्धि राजा। लेकिन अब वो लोग कंफ्यूज क्यों है, बेचैन क्यों है, वो मैं आपको बताता हूं। मनोहर लाल खट्टर भी पंजाबी समाज से आते हैं, दिव्यांशु बुद्धि राजा भी पंजाबी समाज से आते हैं। अब पंजाबी समाज में आज के वक्त जो आज ताजा जो रिपोर्ट है, जो सबसे ज्यादा पंजाबी वोटर्स का झुकाव है वो मनोहर लाल खट्टर की तरफ है। आप ये बताओ, आप अगर उम्मीदवार हो, आप चुनाव जीतना चाहते तो आपके पास खुद का बैकअप क्या है? दिव्यांशु बुद्धि राजा पंजाबी है तो पंजाबियों में तो उसकी वोट परसेंटेज उतनी नहीं है। वो चाह रहा है कि मेरे को जैसे सीधे तौर पे बोला जाता है कि जाट, सरदार और मुसलमान बीजेपी से नाराज हैं ज्यादा प्रतिशत में। वो उनका ये मानना है कि मेरे को ये वोट मिल जाएंगे, वो वोट जाएंगी वहां जिसका खुद का भी बैकअप होगा। ठीक है, उनको तो मतलब है बीजेपी हराने से, उनको कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, उनको दिव्यांशु बुद्धि राजा से कोई मतलब नहीं, उनको मतलब है भाई हम बीजेपी के खिलाफ मतदान करें, हम जिसको मतदान करें वो एटलीस्ट जीतने की स्थिति में हो। रिस्क कौन लेना चाहेगा? ऐसे तो वोट खराब हो जाएंगे। लेकिन अब आप बात करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं कि हुड्डा फैक्टर है, हुड्डा फैक्टर है। करनाल लोकसभा में हुड्डा फैक्टर नहीं है। हुड्डा इज लाइक ए फोबिया। वो उनके जो कांग्रेस के जो हुड्डा के फॉलोवर हैं उनको लगता है, वो इस तरीके से प्रचार जरूर करते हैं कि हुड्डा फैक्टर होता तो फिर 10 साल में हुड्डा साहब सीएम क्यों नहीं बन पाए? पिछली बार वो खुद का चुनाव लोकसभा भी हार गए। ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल 9 विधानसभाओं की बताता हूं। इंद्री में 2019 में 16,000 वोट कांग्रेस के उम्मीदवार नवजोत कश्यप को मिली थी, तीसरे नंबर पर आई थी। 2014 में भीमसेन मेहता जो खुद पंजाबी समाज से, वो चौथे नंबर पे थे। नीलोखेड़ी में 2019 में तीसरे नंबर पे आया था कांग्रेस का कैंडिडेट, मात्र 19,736 वोट मिली थी। असंध में चूंकि वहां क्या है कि जितनी जातियां हैं, जो प्रमुख जातियां हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, चाहे राजपूत हैं, चाहे सिख हैं, चाहे जाट हैं, चाहे रोड हैं, वो सब एक बराबर की स्थिति में है। ठीक है, वहां समीकरणों के हिसाब से शमशेर गोगी बन गए थे। ठीक है, वो भी 1700 वोटों से जीते थे, 32,000 वोटों। विधानसभा की बात कर रहे हो? मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं। विधानसभा में तो चाहे कोई सी भी पार्टी है, विधानसभा में तो सबसे ज्यादा वोट उनकी जितनी आ सकती है वो लास्ट विधानसभा ही होती है। मानते हो आप? लोकसभा तो चलो उनके पास कहने को ये है कि जी मोदी लहर थी और ये थी, विधानसभा तो उनकी खुद की थी ना। विधानसभा में तो जो चुनाव लड़ता है वो वहां उसको जानते हैं और वो मेहनत करता है और उसका खुद का संपर्क भी होता है, वो बाहरी भी नहीं होता। स्थानीय होने के बावजूद तब जाके इतनी वोट मिली थी। घरोंडा में 35 साल से कांग्रेस जीती नहीं है, तो क्या अब जीत जाएगी लोकसभा चुनाव में? जहां मैं बता रहा हूं यहाँ कमजोर है, और कमजोर इतनी है, चौथे 5वें नंबर पे आ रही है कांग्रेस विधानसभा चुनाव। करनाल शहर में पिछली बार 34,000 वोट आई थी, जबकि बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर को लगभग 80,000 वोट आई थी, 89,000 कुछ समथिंग। अब पानीपत ग्रामीण में 5वें नंबर पे कांग्रेस का कैंडिडेट था। हुड्डा फैक्टर अगर है तो आप ये बताइए, पानीपत ग्रामीण में 20 टिकटार्थी हैं कांग्रेस के, वो पिछली बार भी टिकट मांग रहे थे, तो क्या उनके पास वोट नहीं है क्या? कितनी वोट आई थी? 10,670 वोट आई थी 2019 में पानीपत ग्रामीण में कांग्रेस के उम्मीदवार को। पानीपत शहर में वही है। 2014 में वीरेंद्र बुल्ले साहब को 39,000 आई, प्रमोद विज को 37,000 आई। अब की बार कितनी हो जाएंगे? वो डबल कर देंगे इनको, यानी कि बेस जो है आप इनको जोड़ लो, 1.5-2 लाख नहीं बढ़ती है सारी। इस राणा को चलो वहां भी बराबर की पार्टी है, बीजेपी भी और कांग्रेस भी। ठीक है, लेकिन अब मराठा वीरेंद्र वर्मा आ गया तो वो त्रिकोणीय है। क्यों है? क्योंकि वहां खुद मराठा वीरेंद्र वर्मा ने जब चुनाव लड़े 2009 में, जो चुनाव लड़ा 34,000 के लगभग वोट उसने इस राणा से ली थी। ठीक है, पकड़ है उनकी पकड़ यार। इस राणा में तो है कि जो लोग वो हमेशा जब भी चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंडर एस्टिमेट लोग करते हैं, वोट वो बहुत ज्यादा ले जाता है। अब आपको समालखा में बता दें, समालखा में हुड्डा फैक्टर कहां है? 2014 में रविंद्र माछुरली कैसे बन गया? वहां कास्ट फैक्टर है। धर्म सिंह छोक्कर अगर आज विधायक है तो वहां गुज्जर समाज के साथ साथ उसको जाट समाज और अन्य जातियों का वोट उसको मिला। तो कहां है, मतलब कहां है बताओ? हुड्डा फैक्टर नहीं है ये। हुड्डा पता क्या, हम जिस आवरण में रहते हैं हम सोचते हैं वही ब्रह्मांड है। हम जिन 10, 20, 50 लोगों में रहते हैं हम सोचते हैं वही दुनिया है। दुनिया तो उससे अलग है। आप बताओ करनाल में कहां से कांग्रेस का कैंडिडेट वोट लेके जाएगा? इंद्री में ले जाएंगे या नीलोखेड़ी में ले जाएंगे, असंध में ले जाएंगे, घरोंडा में ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे? सवाल ये है, लोगों को बीजेपी जिताने वाले बीजेपी को वोट देंगे, हराने वालों के लिए आज कंफ्यूजन है। और अब जिस तरीके से कल अभय सिंह चौटाला का खुद भी वोट बैंक होगा। लोकदल है, जेजेपी अलग हुई, तब भी उनका वोटिंग परसेंटेज चलो गिर गया, लेकिन अब बूस्ट भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समर्थन भी दे रहे हैं। हरियाणा में यात्रा सर्वहित पार्टी जो जसबीर जो तंवर है वो गुज्जर समाज से आते हैं, तो गुज्जर समाज में भी उनकी अंदर खाते ज्यादा तो नहीं, मैं इधर समालखा साइड, बाकी उधर बहुत अच्छी पकड़ है। ऐसे में मेरा जो मानना है, कल क्या हो भविष्य गर्भ में कुछ नहीं पता, लेकिन मुकाबला अब मैं जो सीधे तौर पर देख रहा हूं वो खट्टर वर्सेस मराठा ये चुनाव लोकसभा में रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी, जिस तरीके से 9 की 9 विधानसभाओं का चिट्ठा पत्रा खोल दिया सुधीर भाई ने, आपको क्या लगता है? आंकड़े हैं, वही मैंने पहले बताया ना आपको कि आंकड़े बोलेंगे, पेपर वर्क बोलेगा। बेस क्या है और उस बेस के बाद
उस नींव पे जो बिल्डिंग बनेगी वो नींव पे तो बनेगी ना, नींव कितनी कमजोर है, अब उस पे बिल्डिंग बन रही है, दीवारें तैयार हो गई हैं, अगले 4 दिन में लेंटर लगेगा, मतदान होगा। अब ये 4 दिन, 3 या 4 दिन ये बड़े अहम हैं। मतदाताओं को असली निर्णय अब करना है, उनको अपनी वोट की पावर दिखानी है। पर ये सच है, कड़वा सच है, जाखड़ जी की बात से मैं सहमत हूँ कि हम जो 10, 20, 50 आदमियों के बीच में हमारा जो सर्कल है वही दुनिया नहीं है, उससे आगे दुनिया है। 21 लाख मतदाता हैं। यदि 65-70% मतदान होता है, मैं तो अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मत, 12, 12.5 आइडिया है कितना मतदान होगा। उसमें देखिए कैलकुलेशन तो तीनों ही दलों ने कर लिया है कि कौन कितना वोट ले रहा है, कौन कहाँ खड़ा है। पर हमारा जो आकलन कहता है कि बहुत सुंदर तरीके से, सहज भाव से, बड़े आराम से मराठा वीरेंद्र वर्मा ने चुनाव में जो कवरिंग की है ना, और जिस हिसाब से चुनाव को दिलचस्प बनाया, रोचक मोड़ पे लेकर के आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस विफल रही है। मराठा वीरेंद्र वर्मा अकेले हैं, एनसीपी का यहाँ वो सिस्टम नहीं है, बावजूद इसके उनका अपना फेस है। इनेलो का जो साथ मिला और इनेलो की टीम ने जो सिस्टम संभाला, प्लस इनकी मेहनत ने संभाला, इस बार एक चीज़ देखने को और मिली। मराठा वीरेंद्र वर्मा का सपुत्र जो वरुण है, और वो जो युवाओं के बीच में टीम लेकर के पहुंचा, सिस्टम को बताया, और ये बताया कि हजारों युवा जो इस इलाके से विदेश में गए हैं, आगे भविष्य में क्या हो सकता है। उम्मीद की किरण बांधी होंगी, उम्मीद की किरण तो बांधी, बैड इफेक्ट भी क्या हो सकते हैं। यदि इलाके की जनता ने सही निर्णय नहीं लिया तो फिर जो बच्चे विदेश में पहुंचे हैं, उसने एक पेपर वर्क किया कि वो वहाँ कैसे कमाएंगे, वो कमाई करके फिर वो इंडिया में आएंगे, फिर वो इंडिया से विदेश वापस जाएंगे, उस पूरा एक सिस्टम, वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। बैड इफेक्ट, गुड इफेक्ट वो उसने सारे बताए। पर ये कड़वा सच है कि हजारों बच्चा जो विदेश में गया है, वो आंकड़े बोलते हैं। युवाओं में वरुण मराठा ने जो पेठ बनाई है अपने पिताजी के लिए, कल रोड महासभा में एनआरआई युवाओं ने मराठा वीरेंद्र वर्मा को स्पेशल बुला करके और रोड महासभा के ऐलान के बाद ये खुला ऐलान किया कि तमाम युवा उनके साथ है। अपने आप में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति चुनाव को समझ करके और जीरो से हीरो पे पहुंचा, जब पहल उनको आकलन में लिया नहीं जा रहा था कि नहीं ये है वो है, सीधा सीधा चुनाव होगा। पर दिलचस्प मोड़ में अगर चुनाव को कोई लेके आया है, रोचक दौर में कोई लेकर के आया है, तो वो मराठा वीरेंद्र वर्मा। अगले 4 दिन में क्या होगा, चुनाव वास्तव में दिलचस्प और रोचक दौर में पहुंच चुका है। नो डाउट खट्टर की तरफ जो एक रुझान है, वोट बैंक पैट है, वो है। पर कहीं ना कहीं बीजेपी, मुझे लगता है अब यदि परेशान है तो मराठा वीरेंद्र वर्मा से है। बिल्कुल। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, पहले मेरा सवाल सुनो सुधीर भाई। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि जैसे इंडिया गठबंधन के तहत अगर मराठा जीत भी गई, वो एक एनसीपी के तहत जीतेंगे और अभय सिंह चौटाला का उनको समर्थन है, साझे उम्मीदवार हैं, तो अगर वो जीत भी जाते हैं सीट, सपोज करो, तो वो जाएंगे तो इंडिया गठबंधन में सीट उनकी, और अगर इंडिया गठबंधन में नहीं गई तो ऐसे कैसे रह जाएंगे। तो फिर जो उन्होंने काम सोच रखे हैं करवाने के लिए, उनको करवाने में कितनी परेशानी आ सकती है। वो जीतेंगे तो वो शरद पवार जी के साथ है, और शरद पवार इंडिया गठबंधन के संयोजक हैं, तो जाएंगे कहां। और कांग्रेस ही मालिक नहीं है इंडिया गठबंधन की, आप ये भी समझना। कांग्रेस एक बड़ा दल है, उसमें वो एक राष्ट्रीय दल है, उसमें क्षेत्रीय दल कितने हैं जो अपने अपने स्टेट में प्रभुत्व रखते हैं। हाँ, तो फिर इंडिया गठबंधन तभी है तब जब सब दलों का गठबंधन टिका रहे। तो ये निश्चित तौर पे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो मराठा वीरेंद्र वर्मा उस सरकार में भागीदार होंगे। अगर बीजेपी की सरकार होगी तो मराठा वीरेंद्र वर्मा अगर जीत जाते हैं तो वो विपक्ष के सांसद रहेंगे। तो एक सीधा सीधा सा फार्मूला। और पॉलिटिकल राजनीति जो है ना, उसका सब्जेक्ट के तौर पे नाम है पॉलिटिकल साइंस। ये साइंस है, यहाँ फार्मूले चलते हैं। यहाँ हवा में हवा हवाई, या वो देसी हरियाणवी में कहते हैं धूड़ में लठ नहीं लगते। ये एक साइंस है। साइंस को अगर आप साइंस के पैरामीटर्स पे उसको अप्लाई करोगे या उस पर चलोगे, उसको अमल में लेके आओगे तो आंसर मिलेगा। आप कितने सहमत संजय जी इनसे, सुधीर भाई से? नो डाउट भाई, फार्मूला तो चलेगा। फार्मूला मराठा जी ने चलाया, देखा आपने, मैंने पहले बताया कि पहले सप्ताह में, चुनाव के पहले सप्ताह में चुनाव हवा हवाई चल रहा था। मुख्य विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को देखा जा रहा था। कांग्रेस के प्रत्याशी विपक्ष को जो मुद्दे चुनाव में उठाने चाहिए थे वो नहीं उठा पाए। मुद्दों को लपका, जनता के बीच में उठाया मराठा वीरेंद्र वर्मा ने। उन्होंने बताया कि रिफाइनरी से करनाल लोकसभा की जनता को क्या क्या लाभ हो सकता था। मेरा कोई सांसद जनता को लाभ नहीं दे पाया, ये कड़वा सच है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा राहुल भाई, कल उन्होंने कल क्या मतलब पिछले 5-10 दिन से
वो लोकल वर्सेस बाहरी के साथ साथ एक और शब्द का वो प्रयोग करते हैं, नया शब्द आया है मार्केट में, लोकल वर्सेस झांगी। अब वो झांगी का मतलब क्या है वो हम तो शायद नहीं जानते, किसी स्थान विशेष का मैटर है या किसी जाति विशेष का मैटर है, लेकिन अगर लोकल लोगों में, लोकल जनता को इस तरीके का वो प्रचार प्रसार 2-3 दिन में कर पाए तो परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो फार्मूला है उनका लोकल बाहरी वो क्लिक होता है, और वो क्लिक बाहरी के साथ साथ वो जाति विशेष के दोनों कैंडिडेट होना उससे ज्यादा डबल जो है रिएक्शन वोटर पे होता है। ये फार्मूला अगर वो प्रचार प्रसार इसका हर वोटर तक कर पाए तो परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा दोनों हमारे विश्लेषकों से। सबसे पहले संजय के पास चलते हैं। संजय जी, 2 दिन बचे हैं इनके प्रचार प्रसार में, उसमें इन 2 दिनों में चुनाव, मतलब आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है, कहाँ जाएगा? नहीं, भविष्य शॉर्ट में बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, भविष्यवाणी नहीं। मैंने देखा है बड़े करीब से पिछले कई चुनावों को। कांग्रेस के भीतर इशारों का कीड़ा है। वो इतने सुंदर तरीके से इशारे करते हैं, मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं कैंडिडेट के साथ, पर इन लास्ट के 2-3 दिनों में वो इशारे करते हैं। बिल्कुल मैंने करीब से देखा है, जीते हुए कैंडिडेटों को, कांग्रेस के जीते हुए कैंडिडेटों को कांग्रेस के द्वारा ही मैंने उन इशारों से हरवाते हुए देखा है, रातों रात चुनाव पलटते हुए देखा है। रेत की दीवार है, हवा अभी परवा चल रही है, पछवा चली नहीं। वो शाम को जो रेत की दीवार बनी थी, सुबह कैंडिडेट साहब आए, दफ्तर का ताला खोला, रेत की दीवार ही नहीं है। अरे भाई ये क्या हुआ? बोला जी इशारा हो गया। इशारा हो गया तो हो गया भाई। कहीं ना कहीं आपका इशारा मराठा की तरफ है। देखिए मेरे इशारे से कुछ नहीं होता। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। पर मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि मराठा वीरेंद्र वर्मा ने चुनाव में गेन किया है, नो डाउट, और इसका जीता जागता उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में पेश किया है। रोड समाज से चुनावों के बीच में चेयरमैन नहीं देना, मतलब बीजेपी की टीम ये समझ गई थी कि मराठा वीरेंद्र वर्मा सूत्र के साथ, बढ़िया फार्मूले के साथ, साइंटिफिक तरीके से चुनावी मैदान में सामने खड़ा हो गया है। बात को समझो, यही तो है फार्मूला। उन्होंने फार्मूले का प्रयोग किया। अब वो फार्मूला तो बीजेपी जाने उनके कितना काम आया कि नहीं आया, पर फार्मूले का प्रयोग किया ना। कांग्रेस किसी फार्मूले का प्रयोग नहीं कर पाई। उनका रथ जिस तेज गति से दौड़ना चाहिए था वो कहीं ना कहीं स्लो चला। सड़कें भी बहुत सुंदर हैं, आपने देखा ना, बढ़िया बढ़िया हाईवे बना रखे हैं, तो रथ तेज दौड़ना चाहिए था इतने विरोध के बावजूद। लेकिन गाड़ी दौड़ रही है 2, मराठा वीरेंद्र वर्मा पे फूल बरस रहे हैं, आगे आगे ट्रैक्टर चल रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर पे फूल बरस रहे हैं, नायब सैनी पे फूल बरस रहे हैं, तो सड़क वे वही, वाहन वही, तो रथ की रफ्तार ढीली क्यों पड़ी? अब इशारा काम करेगा भाई। इशारा हो गया तो बिल्कुल बंटाधार, नहीं इशारा हुआ भाग्य। लेकिन नो डाउट युवा है, अच्छा है, चुनाव लड़ने को लोकतंत्र है, सब लड़े। पर मेरा मानना यह है, रुझान अभी भी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते मेहनत कर रही है टीम, पर चुनाव में गेन, बढ़िया वाला गेन मराठा वीरेंद्र वर्मा ने किया है, नो डाउट। यदि बीजेपी को डर है तो वो मराठा वीरेंद्र वर्मा से है, कांग्रेस से नहीं है। बिल्कुल। तो सुधीर भाई, 2 दिन बचे हैं चुनाव प्रसार के, वही सेम क्वेश्चन है, एज पे कौन है? कॉन्फिडेंशियल आपके दर्शकों के सामने शेयर कर दूं। मेरी एक सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई थी कल। अरे भी अधिकारियों की ना खोटो। सीआईडी की रिपोर्ट में जो है वो खट्टर और मराठा के बीच टक्कर है, जो आपको बता रहा हूं। अब वो सीआईडी की रिपोर्ट कितनी सच्ची है कितनी झूठी है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से होता है कि आदमी कहीं कहीं तौर तरीके देखते हैं, सट्टा बाजार में किसका भाव है। सीआईडी रिपोर्ट्स सबको तो मिलती नहीं है, लेकिन चलो आपके संपर्क हैं, कुछ और है, आप पता तो करते ही हैं। सीआईडी वाले भी आपसे पता करते हैं, भाई आप पत्रकार हो या फील्ड में रहते, क्या चल रहा है। तो जो टक्कर है आज करनाल लोकसभा में, आज 22 मई है, मराठा वीरेंद्र वर्मा और मनोहर लाल खट्टर के बीच मुकाबला है। तो दोस्तों आपने देखा, ये बहुत ही सटीक विश्लेषण। हमारे साथ मौजूद थे सुधीर जाखड़ जी और संजय शर्मा जी। जिस तरीके से इनके एक्सपीरियंस द्वारा और जो जानकारी, जो सटीक जानकारी ये लेकर आते हैं हमारे चैनल के ऊपर, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे दर्शकों से भी अपील करता हूं, इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।